हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज हम आपको वो बहुत विशेष जानकारी देने वाले हैं, बहुत अहम जानकारी। किस विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे जरूर बताएंगे आपको, मगर उससे पहले स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, होलिका दहन के वक्त, या हम ये कह सकते हैं कि होली के समय पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं हैं जो उन पर असर डाल रही हैं, या किसी ने उन पर कुछ कर दिया है, जादू टोने की लोग बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से लोग कैसे अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, ये जानना चाहेंगे। साथ ही हमने भस्म का बहुत महत्व सुना है, उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, आइए दर्शकों, आज कुछ विशेष बातें होली का पर्व से जुड़ी हम आपके संग करें और आपके एक भय को, आपके डर को हम निकालें। कई बार आप विभिन्न प्रकार से डर जाते हैं कि होलिका की रात्रि में लोग उल्लुओं की बलि देते हैं, होलिका की रात्रि में लोग नींबुओं की बलि के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यम से और नाना भांतियों की चीज़ों से हमें भयभीत कर देते हैं, या हमारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ कर देते हैं। तो आज मैं आपको उन सब चीज़ों से बचने के कुछ रामबाण तरीके भी बताता हूँ। और संसार में ऐसा नहीं ये सब होता भी है। कई बार 90% वहम होता है, लेकिन 10% चीज़ें होती भी हैं। संसार में उतना ही कुछ नहीं है जितना हम जानते हैं, है ना। ये कैसे हम मान लें जितना गणित हमें आता है उतना ही गणित है? अरे गणित तो बहुत है भाई, फार्मूले तो बहुत हैं। आप पढ़ना तो शुरू कीजिए, पहुँचिएगा आप BSc MSc तक कीजिए आप रिसर्च, तब पता लगता है। तो इसी तरह से ये तंत्र के प्रयोग, मंत्र के प्रयोग, यंत्र के प्रयोग, अघोरपंथी के प्रयोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सावर मंत्रों के प्रयोग कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर कई बार निगेटिव असर डालती हैं। तो हम कैसे बचें? बहुत कीमती रात्रि होती है होली की। 20 तारीख की रात्रि की होली का दहन है, और 20 तारीख की रात्रि में ही हमें विशेष प्रकार के ये उपाय करने हैं। सबसे पहले क्या करें? जिन लोगों को ये भय हो, हमारे ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, ये चली जाती हैं। एक मंत्र बता रहा हूँ, अनेकों बार बता चुका हूँ। आप सबसे पहले एक मंत्र सिद्ध करेंगे, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। ये मैंने पहले भी बताया था उसमें, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। इस मंत्र की केवल एक माला कर लें, और एक ही माला का इसका हवन होगा। हवन बाद में कर लेना, पहले एक माला जप कर लें 108 बार, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जिन्होंने पहले कर रखा हो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस मंत्र को पढ़ना ज़रूर पड़ता है हर बार, हर रात्रि में, ऐसे पुण्य समय में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। यानी कि मंत्रों की एक तरह से पासवर्ड कह लीजिएगा, मंत्रों का ये कीवर्ड है कि आप पहले इसको पढ़ लें, तो मंत्र में अगर कोई अशुद्धि भी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एक माला आपने कर ली। इसके बाद 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें, 5 बार हनुमंत पंजीरा पढ़ें, और 1 बार दुर्गा कवच पढ़ें। होलिका की रात्रि में, 20 तारीख की रात्रि में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपको जो भी किसी ने कुछ ऐसा किया कराया है सब मिट जाएगा। और अगले दिन से 21 तारीख की सुबह से अबीर और गुलाल की धूम में आपको क्या करना है? सुबह सुबह पूजा पाठ आप कर लें। उस दिन आपको बजरंग बाण सुबह ही करना। हालांकि हनुमान जी की भक्ति की राय हम शाम को देते हैं, लेकिन उस दिन आप प्रातःकाल ही 1 बार बजरंग बाण, 1 बार हनुमंत पंजीरा और दुर्गा कवच पढ़ लें। अगर हनुमंत पंजीरा ना मिले, किताब ना मिले, तो केवल सुबह सुबह दुर्गा कवच नहा धो करके पढ़ लें और बजरंग बाण पढ़ लें। इतना यदि आप प्रतिदिन फिर करते रहे, 2-4 महीना कर लिया, सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी हैं सब निकल जाएंगी। और बजरंग बाण, हनुमंत पंजीरा या दुर्गा कवच पढ़ते वक्त कटोरी में जल रखें, उस जल के घर में छींटे दे दिया करें। उससे घर का वातावरण अच्छा होगा, नकारात्मक स्थिति दूर हो जाएगी, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको होलिका की जो राख होती है उसका क्या विशेष महत्व होता है। 20 तारीख की रात्रि में होलिका दहन की जाएगी, सबको पता है पूरे देश में। और होलिका जो दहन की जाती है, इसका एक बहुत बड़ा वातावरण के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जब 2 ऋतुएं, जब ऋतु बदलती है, तो ऐसी ऋतु में शरद ऋतु का विदाई होती है ना, और अगली ऋतु प्रारंभ हो जाती है।
इस ऐसी स्थिति में खसरा, चेचक, मलेरिया, अनेक प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन होलिका की रात्रि में जब एक साथ पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में मनाई जाती है, ये मैंने आप एक कार्यक्रम मेरा ज़रूर देखना, 20 तारीख की सुबह को आप YouTube पर देखना, आपको उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, ज़रूर देखना सभी लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 20 तारीख की सुबह। दूसरी बात कि जब पूरे विश्व में एक साथ, और ख़ास तौर से चलो हम विश्व को भूल भी जाएं, हम केवल भारत की बात करें, अगर भारत में हर एक स्थान पर, क्योंकि होलिका जो दहन की जाती है वो पूर्णिमा की रात्रि होती है और जिसमें भद्रा रहित होलिका को दहन किया जाता है। होलिका कभी दिन में दहन नहीं की जाती, हमेशा रात्रि में की जाती। एक मुकर्रर, एक फिक्स समय में जब पूरे देश के अंदर होलिका दहन की जाती है मंत्रों के माध्यम से, और विशेष प्रकार की उसमें द्रव्य, जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, तो उस जड़ी बूटियों का प्रभाव आकाश मंडल में, वायुमंडल में एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसा ताप इकट्ठा हो जाता है जो हज़ारों प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। आकाश में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी वो वाष्पीकरण जो होता है, वो एक शुद्ध सौम्य जो वातावरण उत्पन्न होता है, वो परिंदों के लिए भी अच्छा होता है, पक्षियों के लिए भी अच्छा होता है, उनकी आयु के लिए भी अच्छा होता है, रोगों के लिए अच्छा होता है, हम मानवों के लिए तो होता ही होता है। तो इसीलिए अब क्या है, अब तो होली का बहुत लोग भूल गए हैं, उसका महत्व को भूल गए हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें क्या बताऊं, समय आपका चला जाता है, नहीं तो उसमें हम कपूर डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, सामग्रियाँ डालते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो ये सब जब अगर तगर, छाड़ छबीला है ना, और कंठ कोकिला, जब गूगल जैसे ऐसे द्रव्य उसमें डलते हैं, गुड़ डाला जाता है, गन्ने की बालें भूनी जाती हैं, तो उसकी जो एक वातावरण आती है, उसकी जो एक सुगंधी, एक बयार आती है पूरे पर्यावरण के ऊपर, उसकी एक पॉजिटिव ऑरा बन जाती है, और उस पॉजिटिव ऑरा से जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। ठीक है दर्शकों, और जो हम होली खेलते हैं, हम रंग लगाते हैं, बीच में बातें आ गई हैं इसलिए सुन लीजिए, थोड़ा झेल लीजिए मुझे आप। अब जो हम रंग लगाते हैं, अब आप कीचड़ उछालें किसी के ऊपर, वो आपकी गलती है, धर्म में नहीं लिखा, किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा, किसी को गाली दें, ये शास्त्र में नहीं लिखा। हमने बताया टेसू के फूलों का रंग। आपको एक ज़माना था कि जब फूलों से होली खेली जाती थी, फूलों से रंग बनाए जाते थे, फूलों से इत्र बनाए जाते थे। टेसू के फूल ऐसे होते हैं, इसे टेसू भी कहते हैं, डेसू भी कहते हैं। जो टेसू और डेसू के एक ही बात है, उसको रात भर पानी में उबाला जाता है अच्छे से, और उसका एक इतना सुंदर पीला रंग तैयार होता है दर्शकों, उसकी महक क्या बात है। उनसे होली खेली जाती थी। और उसके साथ एक और होता था काम, कायदे में एक सूती चादर उसमें रंग ली जाती थी, और एक व्यक्ति अगर सारे कपड़े उतार करके केवल अंडरगारमेंट्स अपने पहन करके धूप में लेट जाए और वो चादर अपने ऊपर डाल ले, तो हज़ारों प्रकार के रोग दूर होते थे। जो ऊष्मा जो अंदर जाती थी रोम छिद्रों के माध्यम से, हज़ारों प्रकार के रोग दूर होते थे। और वो रंग जब हम किसी एक दूसरे को लगाते थे तो वो भी रोगों को लड़ने की शक्ति रखता था, है ना। अब सब कुछ अंग्रेजी सिस्टम आ गया, अंग्रेजी गुलाल आ गए हैं, अंग्रेजी रंग आ गए हैं, 8-10 दिन तक मुंह से छूटते नहीं हैं, हम पागल से हो जाते हैं, है ना। खैर, अब मैं भस्म की बात कर लेता हूँ अपने दर्शकों से। होलिका की रात्रि जैसे पूरी रात्रि जहाँ, लेकिन ये भस्म वहाँ की काम करेगी जहाँ मंत्रों के माध्यम से, शुद्धता के माध्यम से जहाँ होली दहन की जाती है। ये नहीं कि बच्चों ने 4 झाड़ फन्नूस इकट्ठे करके होली जला ली, वो नहीं साहब, वो नहीं। जहाँ पूरा वेदोक्त तरीके से होली को बंगाला जाता है, होली का दहन किया जाता है, वहाँ की भस्म आपको काम आएगी। ये भी चीज़ें ध्यान रखने की। अब आप क्या करें, 20 तारीख की रात्रि में होली का दहन हो जाएगी। मैंने कुछ मंत्र भी बताए थे, सिद्ध कर लेना, पिछला एपिसोड देख लेना। दूसरी बात, सुबह सुबह जाएं, 21 तारीख की सुबह नमन करें, नमस्कार करें। नमस्कार करने के साथ साथ वहाँ से कुछ राख, साफ सी राख घर ले आएँ, इतनी सारी ले आएँ, और घर ला करके किसी कपड़े में, किसी बारीक सी छलनी में उसको छान करके आप उस राख को रख लें। और उस राख के अंदर एक काम और कर लें आप, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लें, गीली सी हो जाएगी लेकिन फिर सूख जाएगी, थोड़ा सा मिला लें। नहीं तो एज इट इज़ उस राख को छोटी सी किसी चांदी की डिब्बी में भर लें, कांच की डिब्बी में रख लें, किसी सुंदर से मर्तबान डिब्बे में रख लें। कभी भी किसी को बुखार हो या कोई नज़र का कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो हल्की सी उसको चाट ली जाए, मस्तक पे लगाई जाए, तो ये भस्म बहुत बड़ा कार्य करती है, क्योंकि उसके अंदर द्रव्य होमे गए हैं। तो उन द्रव्यों का भी उस भस्म के अंदर असर आ जाता है, तासीर आ जाती है, मंत्रों की तासीर आ जाती है,
और भगवान श्री विष्णु के कृपा की तासीर भी उसमें आ जाती है। तो ये भस्म हर घर में होनी चाहिए, डिब्बी में रखें, साल भर चलती है। पुरानी वाली को बाद में किसी गमला में डाल दें, प्लांट में डाल दें और नई वाली आप यूज़ करें। हर साल ला सकते हैं, लेकिन लाएं वहीं से जहाँ विधि विधान के साथ होलिका का दहन किया जाता हो। और जब किसी के मस्तक पे या अपने मस्तक पे, बच्चे के मस्तक पे लगानी हो, श्री हरि बोल करके उसको लगाया करें। कई बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, बुखार नहीं टूटता है, कोई लंबी बीमारी चले, थोड़ी सी दे दीजिए उनको, बस मस्तक पे लगाएं, जीभ पे लगाएं, श्री हरि बोल करके उसको लगाएं, तो ये भस्म बहुत ज़्यादा काम करती है। दूसरी बात, जिस घर के अंदर जादू टोने का ज़्यादा प्रयोग हुआ हो या जिस घर के अंदर हमें कुछ आत्माएं दिखती हों, कुछ परछाइयाँ दिखती हों, लाल पोटली में थोड़ी थोड़ी सी भस्म बांध करके और पीले डोरे से उसको बांध दिया जाए, घर के चारों कोनों में या घर के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए, तो मुख्य द्वार से कोई भी निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई अंदर कोई चीज़ ज़मीन में भी दबी हुई है, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके घर में नहीं आएगा। चारों कोनों में लगा दें और घर के मुख्य दहलीज पर उसको लगा दिया जाए, इससे भी बहुत शानदार आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं, वो डिब्बी जो है अक्सर अपने घर के जो पूजा का आपने देवबाड़ी बनाई हुई है वहाँ उसको रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, यूँ तो लाखों इस भस्म के प्रयोग हैं, लेकिन मैंने उतना ही आपको बताया है जितना आपके लिए ज़रूरी है। और नई नई बातें, नई नई चीज़ें आपको मैं समय पर यूँ ही बताता रहूँगा। जी, इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, तांत्रिक क्रियाओं से आपको होली के समय पर कैसे बचना है, कैसे खुद की सुरक्षा करनी है एवं भस्म का क्या महत्व होता है, कैसे आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं, बहुत सारी अहम जानकारियां आपने प्राप्त की। इसी तरह से और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।